जहां राह नहीं होती वहां रास्ते बनाने वाले इतिहास रचते हैं। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को करेंगे संबोधित। 127वें इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में 19 राज्यों से आए 97 अधिकारी शामिल, इनमें 24 महिला अधिकारी। रेलवे की 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोडरमा बरकाकाना और बेल्लारी चिकजाजूर रेल लाइन के दोहरीकरण को दी मंजूरी। 6,400 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लगभग 108 लाख मानव दिवसों के लिए सृजित होंगे रोजगार। तत्काल टिकट बुकिंग के नियम बदले। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी आधारित आधार सत्यापन किया अनिवार्य। 1 जुलाई से लागू होगा नया नियम। 15 जुलाई से ओटीपी अनिवार्य। टिकट कंफर्मेशन की जानकारी अब 24 घंटे पहले मिलेगी। भारत ईयू रिश्ते में नई ऊर्जा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स फोरम 2025 में कहा, भारत ईयू संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता में। एफटीए जल्द होने की जताई उम्मीद। वार्षिक अमरनाथ यात्रा की हुई औपचारिक शुरुआत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की प्रथम पूजा। 3 जुलाई से यात्रा आरंभ। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजामात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को दिल्ली के सभी बीजेपी विधायक और सांसदों से मिले। प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीएल संतोष शामिल थे। ये बैठक राजनीतिक नहीं बल्कि विजन और भावी कार्य योजना को लेकर एक सॉफ्ट बातचीत की तरह रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया कि जो भरोसा दिल्ली वालों ने हम पर जताया है उस पर पूरी तरह खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि काम ही हमारी पहचान बननी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बीजेपी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों संग बैठक में विकसित भारत में विकसित दिल्ली पर जोर दिया और जनता के बीच समय बिताने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों और शहर के अन्य निर्वाचित भाजपा सदस्यों के साथ राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के तरीकों पर व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों को शामिल करते हुए भारतीय रेल की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। स्वीकृत परियोजनाओं में से एक 133 किलोमीटर लंबे कोडरमा बरकाकाना ट्रैक के दोहरीकरण से संबंधित है। यह ट्रैक न केवल झारखंड के एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र से होकर गुजरता है, बल्कि इसके अतिरिक्त ये पटना और रांची के बीच सबसे छोटा और अधिक कुशल रेल संपर्क है। इस परियोजना से झारखंड में कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची के बीच रेल यातायात की सुविधा में विस्तार भी होगा। कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर्स, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगा, काफी नई गाड़ियां चलाई जा सकती है और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़, ये जो जिले हैं इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। 938 विलेजेस कवर होते हैं, बेनिफिट होते हैं इससे और 15 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलता है। 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा। 7 करोड़ पेड़ लगाने से जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता एटमॉस्फेयर से, उतना इस 30 मिलियन टन कार्गो को रोड से रेल की तरफ शिफ्ट करने से होता है। 32 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचत होगी इससे देश की। झारखंड में इस प्रोजेक्ट को
जूम किया है, कोडरमा, हजारीबाग और नीचे अरीगड़ा। अरीगड़ा बेसिकली बरकाकाना के पास में एक स्टेशन है, उसका नाम है बरकाकाना। पतरातू ये वाली लाइन है, ये वाली तोरी ये वाली लाइन है, इस लाइन से कनेक्ट करता है ऊपर कोडरमा को। कोडरमा कनेक्ट होते ही सीधा ऊपर पटना की तरफ कनेक्टिविटी होती है, और नीचे यहाँ से रांची से, ये फ्रॉम रांची है और वो टू पटना है। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत सिग्निफिकेंटली अपने को अच्छे तरीके से मिलेगी। इसका लाभ बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा। एरिया में जितने हमारे आदिवासी बहुल गांव है उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा, कई नई गाड़ियां चल पाएंगी। वहीं इसी के साथ दूसरी परियोजना 185 किलोमीटर लंबे बेल्लारी चिकजाजुर ट्रैक के दोहरीकरण की है। ये ट्रैक कर्नाटक के बेल्लारी एवं चित्रदुर्ग जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से होकर गुजरता है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 6,405 करोड़ रुपए है। निर्माण के दौरान इन परियोजनाओं से लगभग 108 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। स्वीकृत मल्टी ट्रैकिंग परियोजना लगभग 1,408 गांव में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, जिनकी आबादी लगभग 28.19 लाख है। इसके अलावा इस परियोजना से रेलवे नेटवर्क में 318 किलोमीटर की वृद्धि होगी। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में प्रोजेक्ट बेल्लारी चिकजाजुर बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 185 किलोमीटर की डबलिंग है ये। 3,342 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। साउथ वेस्टर्न एरिया में मैंगलोर पोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट। अच्छा, मैंगलोर पोर्ट की और खास बात है, वी आर क्रिएटिंग अ मास्टर प्लान फॉर इंप्रूविंग द रेलवे कनेक्टिविटी ऑफ मैंगलुरु एरिया, विच इंक्लूड्स हसन मैंगलोर की डबलिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, उस एरिया में 2-3 बॉटलनेक से उनको रिमूव कर रहे हैं, and adding this line Bellary Chikjajur, this means lot of traffic which comes from parts of Andhra all the way up to Sikandrabad, Hyderabad, वहां से एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। 29 मेजर ब्रिजेस है, 21 फ्लाईओवर्स है, 85 अंडरपासेस हैं और करीब 13 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलेगा। करीब 19 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो रोड से रेल की तरफ शिफ्ट होगा, एंड दैट विल हेल्प our environment in a phenomenal way. 101 crore kilograms of CO2 बचेगा, which is equivalent to planting 4 crore trees. 20 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचेगा। कर्नाटक और आंध्रा के बॉर्डर पे ये प्रोजेक्ट है बेल्लारी एरिया, और आंध्रा का कुछ हिस्सा है जो कवर होता है, उसके बाद में वापस ये कर्नाटक में आ जाता है ये प्रोजेक्ट। और अगर ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से देखें, बेल्लारी एरिया ऊपर है नॉर्थ में, तोरनागुलु, बल्लारी, गुटी, ये सारा एरिया, गुंटकल, ये सारा एरिया है। ये भी एक काफी मेन लाइन मानी जाती है हमारी, रेणीगुंटा से गुंटकल, गडक, ये लाइन काफी मेन है। और ये नीचे बल्लारी से रायदुर्गा, रायदुर्गा से चित्रदुर्गा, चित्रदुर्गा से चिकजाजुर, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका, ये मैं आपको कह रहा था, मैंगलुरु हसन, इस लाइन का डेवलपमेंट भी पैरेलल में अलग से चल रहा है, जो कि इससे ओवरऑल मैंगलोर पोर्ट विल बिकम नाउ एक्सेसिबल टू ऑल दोज एरियाज। अभी तक इन सब एरियाज के लिए पोर्ट होता था या तो वास्को डी गामा ऊपर जाओ एमपीटी गोवा, या फिर उस तरफ जाओ कृष्णापट्टनम, ये 2 पोर्ट होते थे, और इस लाइन के होने से मैंगलुरु पोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। तत्काल स्कीम के फायदे आम यूजर्स तक पहुंचाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नए नियम जारी किए हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से केवल आधार वेरीफाइड यूजर्स ही तत्काल ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने 10 जून 2025 को सभी रेलवे जोन्स को निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ये नियम तत्काल स्कीम के फायदे आम यूजर्स तक पहुंचाने के लिए है। आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 1 जुलाई 2025 से तत्काल स्कीम के तहत निकट केवल भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट ऐप के जरिए आधार वेरीफाइड यूजर्स बुक कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त 15 जुलाई 2025 से मंत्रालय ने तत्काल बुकिंग के दौरान एक अतिरिक्त आधार लिंक्ड OTP वेरिफिकेशन प्रोसेस को अनिवार्य किया है। एजेंट्स पहले दिन तत्काल टिकट बुकिंग के शुरुआती 30 मिनट में बुकिंग नहीं कर पाएंगे। ये प्रतिबंध एयर कंडीशनड क्लासेस के लिए सुबह 10 से 10:30 और नॉन एयर कंडीशन क्लासेस के लिए सुबह 11 से 11:30 तक लागू होगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज एक दिवसीय मसूरी की दौरे पर हैं। इस दौरान वे मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों को संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष आज सुबह लगभग 9:45 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद 11:30 पर मसूरी पहुंचेंगे। लोकसभा अध्यक्ष मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष अधिकारियों का मार्गदर्शन भी करेंगे। प्रशासनिक अकादमी में 127वां इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत अधिकारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम में 19 राज्यों की सेवाओं से प्रोन्नत 97 अधिकारी शामिल हैं, जिसमें 73 पुरुष अधिकारी और 24 महिला अधिकारी शामिल हैं। यह कार्यक्रम विकसित भारत एक्ट 2047 की राष्ट्रीय दृष्टि और मिशन कर्मयोगी के रूपांतरीय लक्ष्यों से प्रेरित होकर अधिकारियों को राज्य स्तरीय प्रशासनिक भूमिकाओं में राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्वकारी जिम्मेदारियों में सुगम रूपांतरण के लिए एक सुव्यवस्थित मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य नीति निर्माण, अंतर क्षेत्रीय समन्वय और संस्थागत नेतृत्व के लिए नैतिक, सक्षम और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवकों का निर्माण करना है। यह कार्यक्रम 7 प्रमुख विषयगत स्तंभों सुशासन, व्यक्तित्व, विकास, सहयोगात्मक अधिगम, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व, अंतर्दृष्टि, उद्यमिता और क्षेत्रीय अवगाहन पर आधारित है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को ब्रुसेल्स में जर्मन मार्शल फंड ब्रुसेल्स फोरम 2025 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के बीच मजबूत होते संबंधों पर जोर दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने रिश्तों को बहुत उच्च प्राथमिकता देता है। साथ ही उन्होंने पिछले 1 दशक में यूरोप को लेकर भारत की बढ़ती दिलचस्पी को रेखांकित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर उम्मीद जताई कि यह समझौता साल के अंत तक पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपने रिश्तों को गहराई देने के इच्छुक हैं और इसका केंद्र बिंदु एफटीए है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि फरवरी में कॉलेज ऑफ कमर्शियल्स की भारत यात्रा के बाद इस दिशा में काफी काम हुआ है और अब यह समझौता पूरा करना मुमकिन दिख रहा है। We are really looking at deepening our ties. So the centerpiece is the FTA, of course, which has been under negotiation for some time now. But everything that I heard, including this morning from Commissioner Shevchovich, was very positive. I think we're making very good progress. But beyond trade, when we look at, we have a Trade and Technology Council with the EU. We discussed the objective of a defense and security partnership. We have our version of Global Gateway. Right. So how do we get Global Gateway and the Indian Development Assistance Program to match up? We discussed mobility and talent flows, education. So I would say really it's a relationship which is which is growing, and given the state of the world, certainly from the Indian perspective, I think its importance is growing, and that's the message I'm hearing from my European counterparts as well. I'm very keen to ask you about the state of the world, but just could I take? Of course, it's yours. Sure. Yeah. Just as a quick follow-up, I mean, your government and the college are on the clock. The Prime Minister Modi and Commission President von der Leyen set a target of the trade deal by the end of the year. You're still on track to hit that? Shevchovich is a pretty busy man at the moment. So are we all. For reasons not always within our control. Sure. But sure. I think between end February, when the College of Commissioners was there, we are now in June. There's been a lot has been done, and everything that I heard on this trip gives me the confidence that it's within sight. Yes. That by the end of the year, it is feasible to do this.
भारत ने आसियान के नेतृत्व वाले 2 प्रमुख तंत्रों की बैठकों में पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर आतंकवाद से उत्पन्न खतरों के बारे में गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने रेखांकित किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की प्रतिक्रिया नपीतुली, टकराव को नहीं बढ़ाने वाली, सटीक और जिम्मेदाराना थी। पूर्व सचिव पी कुमारन ने 10 जून को आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक और 11 जून को मलेशिया के पेनांग में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के तहत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मलेशिया वर्तमान में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, पूर्व सचिव ने क्षेत्र में आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देने के लिए उभरते क्षेत्रीय ढांचों में आसियान के नेतृत्व वाले तंत्रों और विशेष रूप से ARF और EAS की भूमिका की सराहना की। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के मद्देनजर सरकार समर्थित आतंकवाद से उत्पन्न खतरे के बारे में भारत की गंभीर चिंताओं को साझा किया। उन्होंने रेखांकित किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की प्रतिक्रिया नपीतुली, टकराव को नहीं बढ़ाने वाली, सटीक और जिम्मेदाराना थी। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों के साथ दिल्ली के बाहरी इलाके स्थित तिगीपुर गांव का दौरा कर किसानों से संवाद किया। इस अभियान के जरिए किसानों की समस्याएं सुनने, किसान वैज्ञानिक संवाद स्थापित करने और कृषि में प्रौद्योगिकी को तेज गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले तिगीपुर में किसान चौपाल में किसानों से बातचीत की, जहां उन्होंने बीज उत्पादन, पॉली हाउस खेती, स्ट्रॉबेरी उत्पादन और अन्य उच्च मूल्य फसलों से जुड़े उत्पादन को लेकर किसानों से संवाद किया। उन्होंने नवाचार करने वाले किसानों के अनुभव को जाना और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे प्रगतिशील किसान देश की नई खेती के अग्रदूत हैं। इसके बाद कृषि मंत्री ने ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन देखा, जिसमें कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव की आधुनिक विधियों को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने वैज्ञानिकों से तकनीक की लागत, प्रभावशीलता और अनुकूलन के बारे में जानकारी ली। कृषि मंत्री ने पैदल भ्रमण कर नर्सरी का भी अवलोकन किया, अन्य किसानों से चर्चा की, उनकी खेती बाड़ी से जुड़ी बातें भी जानी। अभी तो 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के बीच हमारी टीमें पहुंची हैं। अभियान अभी जारी है, कल तक चलेगा। गांव में भी अगर हम देखें तो लगभग 60,000 गांव हमारे लोग अभी तक जो कल तक के आंकड़े थे पहुंच चुके थे। और मैं पूरा प्रेस करके एक बार सब चीजें कंपाइल हम कर लें, जो नोडल अफसर राज्यों के वो पूरी रिपोर्ट, क्योंकि रोज की रिपोर्ट मंगा रहे हैं, उसके जो निष्कर्ष है, एक किसान को जानकारी देना, रिसर्च की, शोध की, अनुसंधान की, आधुनिक खेती की, टेक्नोलॉजी की, और दूसरे उनसे जो इनपुट मिल रहा है, उनसे जो जानकारी मिल रही है, उसके आधार पर हम रिसर्च की दिशा भी तय करेंगे कि किस चीज की जरूरत है। अभी अभियान चल रहा है, इसलिए मैं केवल अभी इतना कह सकता हूं कि पहली बार 2170 टीमें वैज्ञानिकों की गांव में उतरी, किसान के बीच गई, सार्थक संवाद किया और हर जगह से 6-6 फोटो भेजते हैं एक कार्यक्रम के। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि कृषि विभाग, वैज्ञानिक और कृषि विभाग राज्य के, केंद्र के दोनों, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज, KBK, सब एक टीम के रूप में किसानों के बीच में गए और बहुत सार्थक चर्चा हुई। इस 15 दिवसीय अभियान का समापन आज गुजरात के बारडोली में होगा। विभिन्न राज्यों के दौरे के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री कल गुजरात पहुंचेंगे और अब तक इस अभियान से वैज्ञानिकों की 2170 टीमों ने लगभग 1 करोड़ 8 लाख किसानों से संवाद कर लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि आगामी वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने की अपील की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा में प्रथम पूजा कर इस वर्ष की वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की है। यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उन्हें आना चाहिए और बाबा का आशीर्वाद लेना चाहिए। सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आवे। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, बाकी हमारे सीएपीएफ के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। भीषण गर्मी व लू से पूरा उत्तर भारत इस समय बेहाल है। मैदान से लेकर पहाड़ तक तेज गर्मी से लोग झुलस रहे हैं। दिन के साथ रातें भी गर्म होने से उमस बढ़ी है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन तेज धूप और 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गर्म हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। बुधवार को विभिन्न मौसम केंद्रों का तापमान 40.9 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। हीट इंडेक्स, जो ये मापता है कि नमी को शामिल करने पर कितनी गर्मी महसूस होती है, खतरनाक 51.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दिल्ली में भीषण गर्मी के चलते भारतीय मौसम विभाग ने पूर्व में जारी येलो अलर्ट को बदलकर रेड अलर्ट कर दिया है। रेड अलर्ट में लोगों को सीधे धूप से बचने और विशेष रूप से दोपहर के समय घर से बाहर जाने से बचना चाहिए। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर्नाटक के बेंगलुरु में उद्योग जगत के नेताओं और उद्यमियों के साथ बातचीत की। चलते चलते आपको दिखाते हैं इसी बातचीत की कुछ झलकियां। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। We must engage in research of the highest order. It is our research capacity that will define how powerful Bharat will be in the world. Our technological penetration, our technological innovation will define how secure we are. Peace is fundamental to growth of business. Harmony for the people. Peace is never bargained. Peace comes from a position of strength. It comes from a position of power. Greatest peace is secured when we are ever prepared for war. The engine of growth
can fire on all cylinders given your contribution. But one thing is, people in industry, unlike people in politics, Shukbarji, people in industry are satisfied by balance sheets. People in politics are not. They keep on contributing to rise higher. And therefore, emergence of greenfield projects in the country is not at the pace at which it should be taken. I appeal to you, please think, converge in clusters to have greenfield projects. To increase capacity of the same project is fine, but if you have greenfield project, there will be equitable distribution of employment, opportunities and growth potential.